सच, मैं हूं आपके साथ सोनकर सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधे उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ गई है। दरअसल वैक्सीनेशन अभियान तेज होने लगा है। उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भीड़ भी उमड़ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही है। हालांकि इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही है। काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल वैक्सीनेशन में अभियान में तेजी आते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ने लगी, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचने लग गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल दिसंबर तक लक्ष्य रखा गया है कि वैक्सीनेशन 100% यानी कि 100% पूरा कर लिया जाएगा उत्तराखंड में, जिसे देखते हुए अभियान में तेजी लाई गई है। लेकिन इसी बीच लोग बहुत ज्यादा तादाद में पहुंचने लगे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ने लगी है। लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते भी नजर आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ गई है। कई सेंटरों पर इस वक्त भीड़ उमड़ गई है और भीड़ इस तरह उमड़ी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी होने लगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। हालांकि कोरोना का जिक्र करें तो हालात बेहद सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आने के बाद जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी है। दरअसल लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी आई है। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर के अंत तक 100% लोगों को वैक्सीन पूरा लगा दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में जैसे ही तेजी आई, इसी बीच देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धज्जियां उड़ाने लगे हैं। हालांकि मास्क लोगों के चेहरे पर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। ऋषिकुल जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था डीएम सर ने, तो ये 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और लगातार चल रहा है। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, कुंभ मेला वर्कर और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवक, सभी को यहाँ से वैक्सीन लगाई गई है। और जब उसके बाद सीनियर सिटीजन्स और 45+ उसमें भी फर्स्ट डोज लगभग सभी को लग चुकी है। सेकंड डोज 84 डेज बाद आती है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 28 डेज बाद, तो उनको सेकंड डोज भी बहुत को लग चुकी है। और अब 18 से 44 जब से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ ये इसलिए है, 18 से 44 के जो लाभार्थी हैं उसमें बहुत उत्सुकता है, बहुत उत्साह है। और हमारे इस सेंटर पर जो ये इंडस्ट्री से हैं और कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो बेनिफिशियर्स हैं वो भी यहाँ आते हैं, क्योंकि वो भी उनके यहाँ कंपनी में भी ये बोला हुआ है, बता रहे हैं कि जब तक आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आप कंपनी नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं डोज हमारे यहाँ लिमिटेड अगर आती हैं तो हम एडिशनल डोज मांग लेते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। और 1500 से 2000 के बीच में इस सेंटर पे कल 1732 बेनिफिशियर्स को वैक्सीनेटेड किया गया था। और इसी तरह से आज आप देख रहे हैं। और यहाँ हमने एक विशेष सुविधा ये दी है, लेडीज के लिए हम अलग से, जिसमें छोटा बेबी गोद में है उसके लिए अलग से व्यवस्था है, दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, सीनियर सिटीजन है, कोई चलने फिरने में असमर्थ है उनके लिए व्यवस्था है, और जो वैसे हैं यंग जनरेशन है जो 18 से 44 उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो हमने ऐसे साइट, जबकि साइट एक बनाई गई है ये अब, लेकिन हम इसको भीड़ को देखते हुए, बेनिफिशियरी की संख्या को देखते हुए, साइट को हम मैन पावर बढ़ाते हुए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हैं जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको लगाकर हम 6-6 साइट बना लेते हैं इसी साइट को। तो इसलिए कोई असुविधा नहीं होती। और यहाँ आपने देखा होगा हमने पानी के टैंकर बाहर लगाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था इनको दी हुई है, छाया में नीचे पेड़ों के नीचे अगर इनको बाहर रहना पड़ता है थोड़ा, लेकिन कोशिश ये करते हैं। जैसे कल बरसात आ गई थी, सारे के सारे बेनिफिशियर, कल कम से कम 1500 और 2000 के बीच में बेनिफिशियर्स थे, सबको हमने हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था है बैठने की, हमने सबको बारिश से बचाते हुए अंदर कर लिया था। तो यहाँ रोज 1500 और 2000 के बीच में रोज वैक्सीन लगाई जा रही है। और साथ ही हम इन लोगों को ये भी संकल्प दिलाते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, दवाई भी कड़ाई भी, आपको कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अभी भी करना है, भले ही आपको वैक्सीन लग गई हो। और आपको समाज को भी जागरूक करना है, अपने अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है कि वैक्सीन जरूर लगाइए और किसी भी अफवाह में मत जाइए। वैक्सीन
इसका जो कोरोना से, जो महामारी से पूरा विश्व एक तरह से भयभीत है और ग्रसित है, इससे बचाव है। और बचाव के साथ साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने से और ज़्यादा बचाव है। तो इसलिए आप कोरोना से बचना है तो वैक्सीन भी लगानी है और कोविड गाइडलाइन का पालन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले तो उत्तराखंड में कम हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ गई है। लेकिन इसी बीच हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर कोई लापरवाही हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि भले ही उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो गए हों, लेकिन वैक्सीनेशन के काम में अब तेजी दिखने लगी है। तमाम सेंटरों पर दवाई पहुंच चुकी है और तमाम लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जिस तरीके से भीड़ लोगों की उमड़ रही है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी वहां पर नजर आ रही है कि मास्क तो जरूर लगाए हैं लोगों ने, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो नहीं होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही मानी जाएगी शासन प्रशासन की कि जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर मानी जा सकती है और उसका खामियाजा भी उत्तराखंड को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब इस तरह की भीड़ कहीं उमड़ती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद किया जाए। लेकिन जब हम सेंटर पर पहुंचे और वहां पर देखा कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद तो था, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर इसको माना जा सकता है। धनराज, अगर बात कोरोना के हालातों की करते हैं तो जमीनी स्तर पर क्या हालात आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से यदि कोरोना के हालातों की बात करें तो जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना के मामले भले ही उत्तराखंड में कम होंगे हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू भी 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लग रहा है कि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि कहीं भी जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी जब लहर आई थी तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो उसके बाद जिस तरह की अव्यवस्था उत्तराखंड में देखने को मिली थी कि स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी और लोगों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में बेड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उससे अब निपटने के लिए तीसरी लहर के लिए सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है और तमाम व्यवस्थाएं भी करने में जुटी हुई है। यदि बात करें अस्पतालों में लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो डॉक्टर हैं उनको दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि अपने अस्पतालों में वो तमाम व्यवस्थाएं रख के, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, लेकिन उसके लिए लगातार अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात की गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की बात की है। देखा होगा आपने कि जिस तरीके से पुष्कर धामी लगातार प्लांट, ऑक्सीजन के प्लांट भी उत्तराखंड में लगाए गए हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कमी देखने को मिली थी उनमें अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो पुष्कर धामी उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो तीसरी लहर आएगी उससे निपटने के लिए सरकार बिल्कुल तरह से सही तरीके से बिल्कुल तैयार है। जी, सरकार तो कह रही है धनराज की सरकार तैयार है पूरी तरीके से, वैक्सीनेशन का अभियान भी तेज हो गया है, लेकिन जिस तरीके से अब तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐसे में अगर कोई लापरवाही होती है तो क्या लक्ष्य तक पहुंच पाएगी सरकार अपने? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने दावा किया था कि दिसंबर के अंत तक 100% आबादी को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से हम देखें कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दावा किया है कि दिसंबर तक सभी को उत्तराखंड में वैक्सीन लग जाएगी, 100% वैक्सीन का दावा मुख्यमंत्री ने कल किया है और साफ तौर पे यही कहा है कि जो भी लोग बचे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि वैक्सीन की लगातार कमी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में किस तरीके से वैक्सीन सब लोगों को लग पाएगी। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब वैक्सीन आती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ वहां पर उमड़ती है लोगों की, तो किस तरीके से वो उन सबको वैक्सीन लगा पाएंगे। जबकि आप तो हम बताते चलें कि जो वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जब 2000, 2500 की तादाद में लोग सेंटर पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लग पाती और उनको मायूसी हाथ लगती है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में
जो दिसंबर तक का लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा है, तो आखिर उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आपने जायजा भी लिया और लोगों से बातचीत भी की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और इसी के बीच अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में अलर्ट मोड पर प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं गढ़वाल में भारी बारिश होगी। दरअसल कुमाऊं और गढ़वाल के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। राज्य के अधिकतर इलाकों में फिलहाल बादल छाए हुए हैं और इलाकों की बात करते हैं तो बादल छाए हुए हैं, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे में 6 राज्यों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर 6 राज्यों में भारी बारिश होगी और प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। उत्तराखंड के अंदर लोगों से अपील भी की जा रही है कि बाहर निकलने से बचे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज लगातार पल पल बदल रहा है और राज्यों में कई इलाकों में फिलहाल बादल छाए हुए हैं, लेकिन कई इलाकों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, तेज हवाएं भी चल सकती है, साथ ही साथ भूस्खलन की संभावनाएं भी है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अपडेट दिया जा रहा है मौसम को लेकर के, साथ ही प्रशासन भी तमाम व्यवस्थाएं कर रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि बाहर निकलने से बचें। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है, लगातार तेज बारिश देखी जा रही है, तो ऐसे में लोगों का जीवन किस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार जो बारिश चल रही थी, आज मौसम ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को राहत दी है। बात अगर देहरादून की करें तो आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि मौसम इस वक्त खुला हुआ है। अगर बात करें बारिश की तो बारिश रुक गई है, सुबह से लगातार उत्तराखंड के जो देहरादून है उसमें बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल अगर बारिश की बात करें तो बारिश रुक गई है। थोड़ी धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसको लेकर के उत्तराखंड में थोड़ी राहत मिली है। मैं आपको बता दूं, अगर बात पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरीके से अभी बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के लिए जिस तरीके से बताया कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो उत्तराखंड में लगातार बारिश चल रही है उससे जल भराव की समस्या पूरे उत्तराखंड के अंदर होगी। जो खासकर जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पे जो जल भराव की समस्या होगी, अभी तक उससे निजात नहीं मिला था और अब फिर जो बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया उससे कहीं ना कहीं जो लोग परेशान है, उसमें लगातार जो अपना देहरादून की अगर बात करें, जो मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो जो नगर निगम की टीम है, नगर निगम की टीम लगातार लगी है। तो इससे कहीं ना कहीं जो सरकार और नगर निगम जिस तरीके से काम कर रहा था, और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े वादे किए गए कि हमने पूरी तैयारियां कर दी है, तब हमने चीजें सुनिश्चित कर ली, तो आप देख सकते हैं जो जल भराव की समस्या पूरे देहरादून इलाके की अगर बात करें तो आप देखिए कि आपने तस्वीरों में देखा कि जो देहरादून के जो शहरी क्षेत्र लगता है, जो शहरी क्षेत्र नजदीकी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही थी, तो आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद जो जल भराव की समस्या हुई लगातार, तो समस्या गड़बड़ा जाती है और उसके बाद से जो पानी की समस्या, लोगों को लगातार दिक्कत, लोगों के घरों में पानी घुसता है और अब लोगों का कहना ये है कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। संचित, निचले इलाकों में क्या व्यवस्था दुरुस्त देखते हैं आप, क्योंकि दहशत का माहौल इस वक्त निचले इलाके के लोगों में है, क्योंकि जब भी तेज बारिश होती है तो सबसे ज्यादा असर देखा जाता है निचले इलाकों में? देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि अगर निचले इलाकों की अगर बात करें तो निचले इलाकों में जिस तरीके से नगर निगम की जो तैयारियां थी वो हर तरीके से फेल होती नजर आ रही है। और देखिए नदी किनारे जो नदियों का जो पानी है वो इस टाइम काफी जो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। अब कुछ दिन से अगर बात करें तो खतरे के निशान से पानी थोड़ा ही नीचे, लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जो मौसम विभाग जारी कर रहा है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें जिस तरीके से आपने मेरे से सवाल किया कि उत्तराखंड में बारिश से लोगों का जीवन यापन की अगर बात करें तो लोगों को उसमें भारी समस्या आ रही है, लोगों को ऑफिस जाने में भारी समस्या आ रही है। तो मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में तो लगातार इस तरीके का मौसम वहाँ पर रहता है, उनके लिए चुनौती भरा एक कहते हैं कि जो टाइम आता है उसके लिए चुनौती भरा होता है, जिस तरीके की भूस्खलन की जो समस्या लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग भी लगातार अपडेट जारी कर रहा है। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस चिंतन शिविर शुरू कर रही है। 3 दिन का ये चिंतन शिविर होगा, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी
तलाशा जाएगा 2022 के जीत का फॉर्मूला। इस चिंतन शिविर में 2022 की जीत का फॉर्मूला तलाशा जाएगा। मंथन के जरिए मिशन 2022 का ब्लूप्रिंट भी तैयार करेगी कांग्रेस। इसी के साथ ऋषिकेश में गुरुवार तक बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएगी कांग्रेस। 2022 के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई जाएगी। तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। शिविर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर है। तलाशा जाएगा 2022 की जीत का फॉर्मूला। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में उत्तराखंड के अंदर। ऐसे में कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब इस चिंतन शिविर के जरिए 2022 में जीत का फॉर्मूला तलाशा जाएगा। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, इस चिंतन शिविर के जरिए कहा जा रहा है कि 2022 का फॉर्मूला कांग्रेस तलाशेगी, तो क्या लगता है आखिर किस तरीके का ये फॉर्मूला होगा और क्या रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सारी तैयारियां भी कर ली गई है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही चिंतन शिविर पदाधिकारी हैं उसमें पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। चिंतन शिविर का साफ तौर पर यही मतलब है कि 2022 के चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, क्या कुछ वादे लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी, अपना एक खाका तैयार कर रही है। कांग्रेस द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर जारी है। संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि जनता के बीच में जाएं और कांग्रेस का प्रचार प्रसार करें। तो तमाम सारी जो रणनीति बनाई जा रही है कि 2022 के रण को कैसे जीता जाए, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम सारी जो रणनीति बनाई जा रही है 2022 को लेकर, इसी का एक पार्ट यह भी कह सकते हैं कि यह चिंतन शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है जिला स्तर ऋषिकेश में। तो तमाम सारी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और संगठन को मजबूत करने की कवायद पूरी तरीके से तेज हो गई है। नवीन, चिंतन शिविर में कौन कौन नेता शामिल होंगे और क्या अहम मुद्दे इसमें रहेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज ही निश्चित तौर पर इसमें जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा ले लिया जाए या फिर बढ़ते पेट्रोल डीजल का मुद्दा ले लिया जाए, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। इसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। इसके साथ ही युवाओं को जोड़ने की जो कवायद है उसे तेज कर दिया गया है। तमाम सारे युवा जो हैं वो कांग्रेस में जुड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से 2022 का चुनाव जीता जाए और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाए। चाहे ग्राम स्तर की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि जनता के बीच में जाएं और कांग्रेस का प्रचार प्रसार करें। नवीन, आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, तो क्या कांग्रेस के बूथ लेवल के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे हैं? क्या कुछ रुझान सामने आता है ग्रामीण क्षेत्रों से? जी निश्चित तौर पर बैठक का दौर जारी है। चिंतन शिविर शुरू होने वाला है और इसके साथ ही अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाने की बात अब कांग्रेस द्वारा की जा रही है। किसानों को अपने साथ में पक्ष में लेने की बात की जा रही है। तो कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाह रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसके साथ ही समय भी कम बचा हुआ है, तो कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। चाहे बूथ स्तर की बात की जाए या फिर जिला स्तर की बात की जाए या प्रदेश स्तर की बात की जाए, तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे कांग्रेस दुरुस्त कर रही है। इसके साथ ही लोगों तक, आम जनता तक कांग्रेस की बातें कैसे पहुंचे और अपने पक्ष में वोटरों को कैसे लुभाया जाए, इसका प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है। और इसको लेकर अब ग्राम स्तर की बात की जाए, शहरी स्तर की बात की जाए, तो कांग्रेस तमाम सारे जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और कार्यकर्ता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। नवीन, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि आने वाले समय में यानी 2022 में सत्ता में वापसी करेगी, तो क्या उत्तराखंड के अंदर कितनी मजबूती आप कांग्रेस की देखते हैं इस दावे को लेकर? वोटरों की बात की जाए, सबसे अहम बात यह होती है कि वोटर किसके पक्ष में जाएगा या तो चुनाव ही बताएगा, लेकिन संगठन को जो मजबूत करने की बात है इसको लेकर कांग्रेस द्वारा कवायद की जा रही है। युवाओं को जोड़ने की बात की जा रही है। जो तमाम सारे युवा हैं कांग्रेस में, वो जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को अपने पक्ष में
लेकर वोट अपने पक्ष में लिया जाए। तो ऐसी कवायद शुरू कर दी है कांग्रेस द्वारा, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कांग्रेस का चिंतन शिविर रहेगा और क्या कुछ इसमें रहने वाला है, रणनीति क्या रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस 5 अगस्त को संसद का घेराव करेगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने बिगाड़ा रसोई का बजट, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऐलान किया है कि 5 अगस्त को संसद का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने की बीजेपी को घेरने की तैयारी, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की भी तैयारी कर ली है। संसद के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है, यूथ कांग्रेस 5 अगस्त को संसद का घेराव करेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस बीजेपी को भी घेरने की तैयारी में जुट गई है। लगातार तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार उत्तराखंड के अंदर और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड में राज्य सरकार को भी घेरने की लगातार कोशिश कांग्रेस की तरफ से जारी है। और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के तमाम लगातार घेरा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अब यूथ कांग्रेस की तरफ से 5 अगस्त को संसद का घेराव किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा गया है कि बीजेपी को घेरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस लगातार जुट गई है रणनीति बनाने में। देखिए, इस समय देश की जो जनता है, देश के नागरिक हैं, बड़ा कष्ट झेल रहे हैं। बड़ा कष्टदायी समय है उनके लिए, क्योंकि उनको दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों की आमदनी कम हो गई है। एक और गंभीर मामला है जो किसानों से जुड़ा, किसान बिलों से संबंध का मामला है। आप जानते हैं कि लंबे समय से किसान संघर्षरत हैं और हम भी कई बार सरकार से निवेदन कर चुके हैं विपक्ष के नाते कि सरकार जनता की जायज मांगों को माने, उनको राहत देने का काम करे, महंगाई पर नियंत्रण करे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करे, एलपीजी की कीमत को नियंत्रित करे, जैसे तमाम मुद्दे हम लगातार उठाते रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि मौके की सरकार को जहां लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए, वहां इस दिशा में कदम ना उठा करके सरकार चाहती है कि उनसे कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की मांग ही ना करे, अपनी समस्या उठाए ना। उनको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार जासूसी करने का काम कर रही है। हम इसका विरोध करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसी क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में 5 तारीख को उत्तराखंड से बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं और पूरे देश के कार्यकर्ता मिलकर के 5 तारीख को हम संसद घेराव करने का काम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 अगस्त को यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करेगी। साथ ही बीजेपी को घेरने की भी रणनीति बनाई गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग, हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, 5 अगस्त को संसद घेरने का, घेराव करने का ऐलान कर दिया यूथ कांग्रेस की तरफ से, क्या कार्य योजना आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं और वो घेरने का काम संसद से लेकर विधानसभा सत्र तक वो काम करेंगे, जमीन स्तर पर वो काम करेंगे और बीजेपी को घेरने का काम लगातार वो करते रहेंगे। उसी के तहत कल यानी कि कल 5 अगस्त को जो युवा कांग्रेस है वो संसद का घेराव करेगी और तमाम देश के कार्यकर्ता, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने पहुंचेंगे दिल्ली। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितनी संख्या में एक कार्यकर्ता होंगे जो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर वो संसद का घेराव कर रहे हैं। जैसे जिस तरीके से बेरोजगारी का मामला हो या फिर महंगाई का मामला हो, इनको ऐसे मुद्दों को लेकर वो संसद का घेराव करने 5 अगस्त को दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता ने कि किस तरीके से कांग्रेस भी लगातार रणनीति बना रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, लगातार एक्टिव मोड में कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।